हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पीरियोडिक फंक्शंस। ये वाला टॉपिक खाली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड या हरियाणा बोर्ड, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वाला लेक्चर ऑप्शनल है। आप देख भी सकते हैं, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये बोर्ड के सिलेबस में ये वाली चीज़ नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक का क्या मतलब होता है। देखो, ऐसे फंक्शंस जो अपने आप को किसी फिक्स्ड इंटरवल के बाद बार बार रिपीट करें, जिनका ग्राफ किसी फिक्स्ड इंटरवल के बाद बार बार रिपीट होता है, ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। जैसे आपको एक बहुत सिंपल फंक्शन बताता हूँ, साइन एक्स। साइन एक्स का फंक्शन ऐसा है, मैं एक बार ग्राफ बना के आपको उसका आइडिया देता हूँ। देखो, है ना, ये वैल्यू सपोज आपने ले ली पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहाँ पे आप ले लेंगे सपोज माइनस पाई, -2 पाई एंड सो ऑन, है ना। अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनता है ना, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है। आप खुद देख सकते हैं, अगर आप इसको पीछे भी पुलेट करेंगे, आप खुद देख सकते हैं कि हर 2 पाई इंटरवल के बाद, ये एक 2 पाई का इंटरवल होगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक साइन की एक पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। 0 से स्टार्ट हो, 1 पे गया, वापस 0 पे आया, वापस -1, वापस 0 पे आया। इसके बाद से ये जो चीज है यही आई, ये चीज है, ये चीज भी सेम है। साइन एक्स का ग्राफ अपने आप को हर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, हर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है। ऐसे फंक्शन जिनका ग्राफ कुछ फिक्स इंटरवल के बाद हमेशा रिपीट हो, ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे फंक्शन जिनका कुछ सर्टेन पीरियड हो, वो उसके बाद अपने आप को जरूर रिपीट करेंगे ही करेंगे। अब पीरियड का क्या मतलब है? एक ऐसा इंटरवल, पीरियड का मतलब है एक ऐसा इंटरवल जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट करते हैं। आइए पीरियड की डेफिनेशन समझ लेते हैं पीरियोडिक फंक्शन के साथ साथ। ए फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ there exists a positive real number such that f of x plus t is equal to fx। इसका क्या मतलब है कि आप x के अंदर t जोड़ दो तो फंक्शन की वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन की वैल्यू 0 पे है, sin x के साथ क्या होगा, sin of x plus 2 pi is equal to sin x। आपको पता है कि हमने sin के अंदर x में 2 pi जोड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो sin की वैल्यू x plus 2 pi के ऊपर है, वही sin की वैल्यू x के ऊपर है। तो यहाँ पे 2 pi क्या हो गया, यहाँ पे 2 pi इस t की जगह आप सोच सकते हो ना, फंक्शन क्या है sin x, तो एक ऐसा t हर x की वैल्यू के लिए ये वाली चीज ट्रू होनी चाहिए। आप यहाँ पे x 2x 5x x की वैल्यू 10 20 30 pi 2 pi कुछ भी ले लो, अगर आप उसके अंदर 2 pi जोड़ोगे तो वो sin x के बराबर ही आएगा। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ t, t की छोटी से छोटी वैल्यू इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ fx। इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूं। अगर साइन अपने आप को 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है तो वो 4 पाई के बाद तो रिपीट करता हुआ दिखेगा ही आपको, 6 पाई के बाद भी दिखेगा, 8 पाई के बाद भी दिखेगा। कहने का ये मतलब है कि अगर साइन अपने आप को किसी फिक्स्ड पीरियड t के बाद रिपीट कर रहा है तो 2t 3t 4t 5t के बाद रिपीट करेगा ही करेगा। t की ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू जिसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करे, उसको हम फंक्शन का पीरियड बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपके पास ऑप्शन आ जाए द पीरियड ऑफ sin x इज, ऑप्शन में दे रखा है पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई। हालांकि 6 पाई और 8 पाई के बाद भी, 4 पाई के बाद भी साइन अपने आप को रिपीट करेगा, लेकिन पीरियड क्या है, उस t की छोटी से छोटी वैल्यू जिसके बाद साइन अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो कम से कम साइन अपने आप को किसके बाद रिपीट कर रहा है, 2 पाई के बाद, क्योंकि अगर आपने पाई कर दिया तो साइन पाई के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करता है, पाई के बाद तो नीचे जाता है, पाई के बाद तो ग्राफ अलग है, तो साइन अपने आप को कम से कम 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। 2 पाई के बाद फिर से 0 गया, इस तरीके से। तो साइन x का पीरियड कितना होगा, साइन x का पीरियड होगा 2 पाई। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी। आप किसी भी फंक्शन का पीरियड दो तरीके से पता लगा सकते हैं, या तो आप कुछ इस तरीके की रिलेशन एस्टेब्लिश कर लें, f of x plus t is equal to fx, तो t की छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन का पीरियड। या फिर आप फंक्शन का ग्राफ बना लो, ग्राफ देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ
खुद को कितने इंटरवल के बाद फिर से रिपीट कर रहा है, उस इंटरवल को हम बोल देंगे फंक्शन का पीरियड। मैं एक बार क्विकली समराइज कर देता हूं। मैंने अभी तक आपको दो चीजें बताई हैं, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है एंड पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड क्या होता है। ऐसा फंक्शन जो अपने आप को किसी फिक्स इंटरवल के बाद बार बार रिपीट करे, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी मैंने आपको समझा दी है। t जरूर कोई पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, आप t की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते। एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो आप फंक्शन के x के अंदर ऐड करें तो फंक्शन की वैल्यू के ऊपर कुछ फर्क ना पड़े, उसको हम बोलते हैं फंक्शन का पीरियड। देसी लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में, हिंदी में, जिस इंटरवल के बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है उस इंटरवल को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ द फंक्शन, है ना। तो ये वाली चीज आप नोट कर लो। हम पीरियोडिक फंक्शन के एक दो एग्जांपल लेते हैं एंड उसके बाद हम पीरियोडिक फंक्शन के आगे प्रॉपर्टीज और लर्न करेंगे। सबसे पहला फंक्शन आपने सीखा है sin x, है ना, पीरियोडिक है। आप सिंपली ये भी देख सकते हैं cos x, cos x भी पीरियोडिक है, sin x का पीरियड कितना आता है 2 पाई, cos x भी अपने आप को 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। मैं ये वाली चीज आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप cos x का ग्राफ बनाएंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे कि cos x का ग्राफ अपने आप को कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। आपको पता है sin x एंड cos x आर ऑलमोस्ट सेम थिंग। टेंजेंट x एक बार ग्राफ से आपको आइडिया देता हूं, टेंजेंट x का पीरियड कितना है, यहां पे पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 2। एक बार इतना ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे वर्टिकल लाइंस, क्योंकि ये है टेंजेंट का ग्राफ यहां से यहां तक, उसके बाद टेंजेंट का ये ग्राफ आएगा। आप देख सकते हो कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक टेंजेंट की सारी वैल्यू कवर होगी। फिर उसके बाद पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक ग्राफ ने अपने आप को रिपीट कर लिया। जो वैल्यू 0 के ऊपर थी वो वापस कब आ रही है, वो वापस पाई के ऊपर आ रही है। तो कितने इंटरवल बाद ग्राफ ने खुद को रिपीट किया, पाई इंटरवल के बाद, है ना। पाई इंटरवल के बाद टेंजेंट x का ग्राफ सेम है, टेंजेंट ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल टू टेंजेंट x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा टेंजेंट x का पीरियड कितना है, टेंजेंट x का पीरियड होता है पाई। अगर टेंजेंट x का पीरियड पाई है तो ऑब्वियस सी बात है 1 अपॉन टेंजेंट x, जो आपका cot x है उसका पीरियड भी हो जाएगा पाई। फिफ्थ secant x, देखो cos x का पीरियड अगर 2 पाई है तो secant x का पीरियड भी 2 पाई होगा। आप secant x का ग्राफ खुद से बना के देखें, मैंने आपको 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सारे ग्राफ बनाना बताया हुआ है। secant x का पीरियड भी हो जाएगा आपका 2 पाई, क्योंकि cos x का पीरियड 2 पाई है। cos अपने आप को हर 2 पाई के बाद रिपीट करेगा, तो 1 बाय cos भी अपने आप को हर 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। सिमिलरली cosecant x, अगर आप यहां पे लिखेंगे cosecant x तो उसका पीरियड भी हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि sin x का पीरियड अगर 2 पाई है तो cosecant x का पीरियड भी 2 पाई ही होगा। ये वाली सिंपल चीज थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड। सबसे ज्यादा पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही आते हैं, क्योंकि बाकी जो सिंपल फंक्शन है जैसे लीनियर फंक्शन है y x, वो एक स्ट्रेट लाइन है, वो अपने आप को रिपीट कर ही नहीं रही है। या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x, इस टाइप से ग्राफ होके जाता है, वो अपने आप को रिपीट ही नहीं कर रहा है। log x का ग्राफ है, इस टाइप से जाएगा, वो फंक्शन अपने आप को रिपीट ही नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो पीरियोडिक नहीं होते हैं, जो पीरियोडिक नहीं होते हैं। ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं अपीरियोडिक फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं अपीरियोडिक फंक्शंस, अपीरियोडिक, या फिर आप इसको नॉन पीरियोडिक भी बोल सकते हैं, नॉन पीरियोडिक। ऐसे फंक्शंस को जो अपने आप को किसी फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं अपीरियोडिक या फिर नॉन पीरियोडिक। दुनिया में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कभी रिपीट नहीं होते हैं, उनका अपने आप में यूनिक ग्राफ होता है, हर पॉइंट पे उनकी अलग वैल्यू आती है, अलग ट्रेजेक्टरी होती है, आप उसमें कोई रिपीटेशन का पैटर्न नहीं देखते हो। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक या फिर अपीरियोडिक फंक्शन। तो सबसे पहली चीज तो ये पता लगाना आपको कि फंक्शन पीरियोडिक है नहीं, उसके लिए आपको फंक्शन का ग्राफ बहुत हेल्प करता है। नहीं तो आप ये वाले रिलेशन एस्टेब्लिश करो कुछ ना कुछ फंक्शनल इक्वेशन का यूज करके, या फिर दूसरी चीज है कि आप फंक्शन को पता लगा लो कि फंक्शन पीरियोडिक है, उसके बाद उसका पीरियड निकालना कि फंक्शन पीरियोडिक है पता तो चल गया, लेकिन कितने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है वो पता लगाना भी अपने आप में कई बार एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। आज हम उसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। आप ये वाली चीज नोट कर लीजिए, उसके बाद हम
पीरियोडिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं एंड किसी फंक्शन का पीरियड आप कैसे निकालते हो वो हम सीखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। इसके अंदर हम एक चीज यूज कर लेंगे, लेट fx be a function, let fx be a function with period is equal to t। हमने fx एक फंक्शन एज्यूम कर लिया जिसका पीरियड है कैपिटल T। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट fx एक फंक्शन है जिसका पीरियड है t, इसका मतलब f of x plus t is equal to fx कि आप x को t से शिफ्ट करेंगे तो उसके ऊपर फंक्शन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सबसे पहला अगर fx का पीरियड t है तो 1/fx का पीरियड कितना होगा? 1/fx का पीरियड भी वही होगा जो fx का पीरियड होगा, इस फंक्शन का पीरियड भी आएगा t। जैसा कि हमने देखा था अगर sin x का पीरियड 2 पाई है तो आप कोसेकेंट x का ग्राफ बनाइए, कोसेकेंट x का पीरियड भी आपको 2 पाई ही मिलेगा क्योंकि 1 के नीचे जो वैल्यू है वो अपने आप को अगर 2 पाई के बाद रिपीट कर रही है तो 1 अपॉन समथिंग वो भी अपने आप को 2 पाई के बाद रिपीट करेगी। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल सी चीज है समझने के लिए। आप डेफिनेटली एक बार ग्राफ ड्रॉ करके आइडिया ले सकते हैं कि कैसे होने वाला है। सेकंड, अगर आप फंक्शन के अंदर कुछ जोड़ते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो ये मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताया हुआ है। fx प्लस माइनस c का क्या मतलब है? आप फंक्शन को c यूनिट ऊपर या c यूनिट नीचे शिफ्ट कर रहे हैं और फंक्शन की पीरियोडिसिटी, फंक्शन जो पीरियोडिक होता है वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है x एक्सिस के अलॉन्ग, है ना। फंक्शन अपने आप को कितने टाइम बाद रिपीट कर रहा है। तो फंक्शन में अगर आप x के अंदर c जोड़ रहे घटा रहे हैं तो फंक्शन खाली ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। फॉर एग्जांपल मान लो fx था आपका cos x, fx आपका cos x है और उसके अंदर आपने fx प्लस 2 कर दिया, आपने ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया, आपने ला दिया cos x प्लस 2। देखो मैं दोनों के ग्राफ बनाता हूं, ये हो जाएगा आपका cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से। ये आपको पता चलेगा कि हर 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। अगर आप cos x प्लस 2 का ग्राफ बनाएंगे, cos x प्लस 2 का ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? ये 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसका ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से, है ना। इसका ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से। अब ये वाला फंक्शन भी तो अपने आप को 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। इसका मतलब फंक्शन को ऊपर नीचे शिफ्ट करने से फंक्शन के पीरियड के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो fx प्लस माइनस c का पीरियड भी कितना आएगा? इसका पीरियड भी t ही आएगा क्योंकि fx का पीरियड t है। फंक्शन को ऊपर नीचे शिफ्ट करने से उसके पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। थर्ड, f of x प्लस माइनस c, ये वाली चीज आप ध्यान से देखिए, एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद सोचें क्या होगा इसमें। f of x प्लस माइनस c, x प्लस माइनस c में क्या होता है? ग्राफ u का u हॉरिजॉन्टली लेफ्ट और राइट शिफ्ट होता है ना। x के अंदर आप c ऐड कर रहे हो या c घटा रहे हो, उसके हिसाब से ग्राफ आपका लेफ्ट और राइट शिफ्ट होता है। मैंने आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया ये वाली चीज। अब ग्राफ u का u अगर लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो जाए तो ग्राफ के पीरियड के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब पीरियड का मतलब होता है कि ग्राफ अपने आप को कितने टाइम बाद रिपीट कर रहा है। अगर आपने पूरे ग्राफ को u का u उठा के 1 यूनिट इधर रख दिया तो जब भी तो वो अपने आप को उतने ही टाइम बाद रिपीट करेगा जितना कि वो पहले कर रहा था, है ना। तो f of x प्लस माइनस c का पीरियड भी कितना आएगा? इसका पीरियड भी आएगा आपके पास t, है ना। तो ये वाली 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी कि प्लस माइनस c और आप fx के अंदर ऐड करें या x के अंदर ऐड करें,
फंक्शन खाली लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है, उससे फंक्शन की प्रॉपर्टी पे या फंक्शन की कर्वेचर के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना। आइए फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं इसकी। ये है c टाइम ऑफ fx, c टाइम ऑफ fx। देखो इसके अंदर क्या होता था, c क्या है, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है जिससे आपने फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने फंक्शन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है जो एक से ज्यादा है, तो हम क्या करते थे, फंक्शन को y एक्सिस की तरफ ऐसे खींच लेते थे ना, फंक्शन को y एक्सिस की तरफ ऐसे ऊपर खींच दिया। तो एक बार एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये जैसे cos x का ग्राफ बनाया था हमने, है ना, cos x का ग्राफ बनाया था। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2 cos x का ग्राफ बनाएं, है ना, अगर आपको बोलूं 2 cos x का ग्राफ बनाएं, तो कैसे बनाएंगे आप, वो ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप को खींच लेगा नीचे। 1 की जगह 2 हो जाएगा, 0 पे तो 0 आएगा, 1 की जगह वापस 2, फिर 0, फिर वापस -2, एंड इस तरीके से ना फंक्शन का ग्राफ थोड़ा सा खींच गया। पहले वैल्यू जो 1 थी 0 के ऊपर, अब वो 2 आ गई। ये वाला ग्राफ थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच हो गया, ऐसे स्ट्रेच हो गया। हमने उसको ऊपर नीचे नहीं किया, ऐसे स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया। कितनी बार, 2 गुना उसको हमने खींच दिया। लेकिन आपको देख लो, क्या फंक्शन को ऐसे खींचने में उसके पीरियड के ऊपर कुछ फर्क पड़ा? नहीं। ये फंक्शन, ये वाला ग्राफ भी अपने आप को 2 पाई के बाद रिपीट कर रहे हैं ना, तो इस फंक्शन का पीरियड भी कितना आ जाएगा, इस फंक्शन का पीरियड भी आ जाएगा 3। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ रही है। आप एक बार कोशिश करें इस ग्राफ से समझने की, नहीं तो आप 2 cos x के अंदर वैल्यू लेके भी देख सकते हैं। मैं आपको ये वाली चीज थ्योरेटिकली भी बता देता हूं। देखो cos ऑफ x plus 2 pi is equal to cos of x। इसका ये मतलब है कि 2 pi के बाद में आपको रिपीट करेगा, तो 2 pi जोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन का पीरियड वही रहेगा। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स ऑफ, ये भी तो ये आएगा, है ना। अब 2 cos x जो फंक्शन था, उसका पीरियड भी तो 2 pi का, वो भी तो अपने आप को 2 pi के बाद रिपीट कर रहा है ना। सिंपल सी चीज है, फंक्शन को आपने ऐसे खींचा है। c क्या है, 1 से कम भी हो सकता है, आप फंक्शन को श्रिंक भी कर सकते हो। अभी आपने स्ट्रेच किया 1 से ज्यादा, पे 1 से कम होगा तो श्रिंक कर दो। लेकिन श्रिंक करने में क्या, फंक्शन के पीरियड के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये वाली चीज आप नोट करो। नेक्स्ट केस के अंदर, हाँ नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है f ऑफ cx। f ऑफ cx यहाँ पे आपने क्या किया, x के अंदर मल्टीप्लाई किया है। एक बार अपना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज याद करो कि x के अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या होता था, फंक्शन x एक्सिस के लोंग श्रिंक के स्ट्रेच होता था, है ना, x एक्सिस के लोंग श्रिंक के स्ट्रेच होता था। अगर आपने sin x का ग्राफ बनाया, sin x का पीरियड है 2 पाई, अगर आप sin 2x का ग्राफ बनाएंगे, sin 2x का ग्राफ बनाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को फंक्शन थोड़ा सा सिकुड़ देगा, फंक्शन अपने आप को श्रिंक कर लेगा। तो उस फंक्शन का पीरियड 2 पाई से घट के पाई हो जाएगा। वो अब अपने आप को हर पाई के बाद रिपीट करेगा। मैं एक बार आपको sin x और sin 2x का ग्राफ बना के दिखा देता हूं। यहाँ पर मैंने ले लिया पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 पाई, है ना। तो ये 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1। यहाँ पे sin x में हमने पूरी साइकिल कंप्लीट कर ली। तो ये वाला ग्राफ है वो मैं लिख भी देता हूँ, ये आपका sin x का ग्राफ। अब हम एक बार sin 2x का ग्राफ बनाते हैं। sin 2x का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 2 में वो ऐसी वैल्यू लेगा जो उसकी पाई कराएगी, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप इसको, है ना, ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक बार मैं उसको अलग से जिगजैग लाइन में कन्वर्ट कर देता हूं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कौन से ग्राफ की बात कर रहा हूं। है ना, ये वाला ग्राफ हमारा sin 2x का। आप देख सकते हो कि sin x का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में खाली एक साइकिल कंप्लीट की थी, लेकिन sin 2x ग्राफ में 0 से 2 पाई के बीच में एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगी, 2 साइकिल कंप्लीट कर ली। अब 2 पाई में वो 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, एक साइकिल कितने में कंप्लीट करेगा, पाई में। इसका मतलब उसका पीरियड कितना होगा, पाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक उसने अपनी सारी वैल्यू ले ली -1 से 1 तक। इसका मतलब एक चक्कर, एक साइकिल पूरी होगी। तो f ऑफ cx, इसका पीरियड कितना हो जाएगा,
अगर फंक्शन का fx का पीरियड t है तो f of cx का पीरियड हो जाएगा t अपॉन मोड c। मोड c का मतलब क्या है कि फंक्शन का पीरियड मैंने आपको बताया हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है। डेफिनेशन में लिखा था, आप देख सकते हैं फंक्शन का पीरियड हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर, जीरो से बड़ा नंबर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हमने मोड लगा लिया। मे बी ये sin ऑफ -2x का ग्राफ हो, sin ऑफ -2x का ग्राफ भी अपने आप को क्या है पाई के बाद रिपीट करेगा, उसका पीरियड भी पाई ही आएगा, उसका पीरियड माइनस पाई नहीं आएगा। कभी भी किसी फंक्शन का पीरियड नेगेटिव नंबर या जीरो नहीं हो सकता है, वो हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। तो f of cx का ग्राफ आ गया t अपॉन मोड c। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके आप मार्क कर लो, बार बार पीरियोडिक फंक्शन में काम आएगी कि आपको sin x का पीरियड बताया है तो sin 3x का पीरियड बताओ, आपको cot 2x का पीरियड बताया है तो आप cot 4x का पीरियड बताओ। इस तरीके से x के अंदर चीजें मल्टीप्लाई होके आएंगी। ये वाली चीज आप नोट कर लो। आइए अब हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को समझ लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं। आपको पता लगाना है sin nx का पीरियड या फिर cos की पावर nx का पीरियड। अब देखो ये वाली चीज बेसिकली क्या है, n के ऊपर डिपेंड करेगी कि n इवन है और sin x का पीरियड हमको पता है 2 पाई, cos x का पीरियड हमको पता है 2 पाई। अगर मान लो n की वैल्यू ओड है, sin x, sin cube x, sin 5x, sin 7x एंड सो ऑन, तो उन सारे फंक्शंस का पीरियड हमेशा 2 आएगा, 2 पाई आएगा। कब? जब n की वैल्यू अगर ओड है तो। लेकिन अगर आप सपोज n की वैल्यू इवन ले लेते हैं, अगर आप सपोज n की वैल्यू इवन ले लेते हैं, sin स्क्वायर sin की पावर 4, एक बार हम sin स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं ना, sin स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे 5/2 पाई, 3 पाई/2 एंड 2 पाई। अगर आप sin स्क्वायर का ग्राफ बनाते हो तो 0 से 1 है ना, और 1 से 0 वापस। लेकिन जब पाई से 3 पाई/2 तक साइन 0 से -1 तक जाएगा, आप उसका स्क्वायर लोगे तो वापस 1 ही रह जाएगा, है ना, और वापस 2 पाई पे 0। तो आप देख सकते हो कि पहले अगर sin x का जो मेन ग्राफ था वो अपने आप को 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा था, इसने अपने आप को पाई के बाद ही रिपीट कर लिया। तो यहाँ पे पाई आ जाएगा कब? जब n की वैल्यू इवन हो। अगर n इवन नंबर है, किसी भी नंबर के आप इवन पावर लेते हैं तो माइनस का चक्कर ही नहीं रहता, नेगेटिव वैल्यू सारी गायब होगी। तो साइन ने क्या अपने आप को पाई के बाद रिपीट कर लिया, तो उसका पीरियड होगा पाई जब n की वैल्यू इवन है। जो कहानी sin की पावर nx के साथ है वही सेम cos की पावर nx के साथ होगी। ये वाली चीज सिंपल है। टेंजेंट की पावर n, cot की पावर n, अब उसका पीरियड हमेशा पाई ही रहेगा, उसका पीरियड पाई ही रहेगा, n चाहे इवन हो चाहे ओड हो। ये वाली चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ग्राफ से इसकी वैल्यू तसल्ली कर लें, ग्राफ से इसकी वैल्यू आप एक बार तसल्ली कर लें, है ना। जरा जरा क्या होगा कि फंक्शन की वैल्यू वापस पॉजिटिव आने लगेगी, लेकिन वो कर्वेचर नहीं मिलेगी आपको, वो सारी शेप आपको पाई के बाद ही रिपीट होगी, पाई के बाद ही रिपीट होगी। मोड sin x, मोड ऑफ cos x, मोड sin x का ग्राफ बना लेते हैं। पाई/2 पाई, 3 पाई/2 2 पाई, है ना। sin x का ग्राफ को इस तरीके से, sin x का ग्राफ इस तरीके से। अगर आपको इसका मोड लेना है, मॉडुलस फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया था मैंने। मॉडुलस फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या करेंगे, y एक्सिस की जहां पे नेगेटिव वैल्यू है उस पार्ट को पूरा हटा दो, उस पार्ट को जो पॉजिटिव है उसको युक्त में रहने दो, और नेगेटिव वाले की इमेज ले लो अराउंड x एक्सिस, अराउंड x एक्सिस इमेज ले ली, तो आपका फाइनल ग्राफ बन गया ये वाला, फाइनल ग्राफ आपका ये वाला मोड sin x का। तो आप देख सकते हो कि हमने आपको कितने टाइम बाद रिपीट करा, पाई के बाद। तो मोड sin x cos x का पीरियड कितना आ गया, पाई, है ना। मोड टेंजेंट x का भी पीरियड पाई आएगा, क्योंकि जो sin x, sin क्यूब x, sin 5x का पीरियड है वो है 2 पाई sin स्क्वायर x, sin की पावर 4x। अब sin स्क्वायर x का इनडायरेक्टली मतलब है मोड sin x। अगर आप उस वैल्यूज को छोड़ दो तो sin का मतलब ये है ना कि sin का स्क्वायर लो या उसका मोड लो, आप नेगेटिव वैल्यू एलिमिनेट कर लो, है ना। तो टेंजेंट मोड x का भी पीरियड हो यहाँ पे पाई। आप इसको इसी की तरह मतलब कर लो। अब जैसे ये वाला फंक्शन है रूट x का अगर आप ग्राफ बनाओगे, रूट x का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखेगा। अब ये फंक्शन अपने आप को कभी रिपीट ही नहीं कर रहा, तो दिस फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक। सिमिलरली x स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, x स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है ना। ये फंक्शन क्या है, अपने आप में नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। x क्यूब का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से आएगा। ये ग्राफ कहीं रिपीट ही नहीं कर रहा, कितने भी इंटरवल के बाद अपने आप को, तो ये भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन है।
अब मान लो fx इज इक्वल टू k, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, मान लो मैंने आपको बोल दिया fx इज इक्वल टू 2, तो क्या बोलोगे आप, ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है? एक बार इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। 1 2 fx इज इक्वल टू 2 वाली लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, ये है आपकी fx इज इक्वल टू 2। अब आप एक बार सोच के बताओ कि क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है। अगर इस तरीके से सोचें कि क्या ये फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्योंकि हर जगह इसकी वैल्यू 2 ही आ रही है। ये अपने आप को हर बार हर जगह पे एक नैनो सेकंड के इंटरवल पे, एक माइक्रोमीटर के इंटरवल पे अपने आप को रिपीट कर रहा है। हर जगह इसकी वैल्यू 2 ही है ना, रिपीट तो कर रहा है, लेकिन इसका कोई पीरियड नहीं है, इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है। ये वाला कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो। अगर fx k कोई कांस्टेंट है तो वो क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन with no fundamental period, with no fundamental period। fx is equal to k, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो वो पीरियोडिक तो है, वो अपने आप को रिपीट तो कर रहा है, लेकिन उसका हम पीरियड नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका पीरियड इतना छोटा होगा कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे हम जब लिमिट्स वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं या डिफरेंशियल समझते हैं कि dy by dx सो स्मॉल चेंज इन y, उसको हम लिखते हैं ना डेल्टा y से dy, ये वही वाली चीज है। पता ही नहीं चलेगा कितने टाइम बाद उसने अपने आप को रिपीट किया। तो अगर हम वो टाइम ही पता नहीं कर पा रहे तो उसका पीरियड कैसे बताएंगे? हाँ, ये जरूर पता है कि वो पीरियोडिक है, तो आपको मैथ की लैंग्वेज में उसको ऐसा लिखना पड़ेगा, पीरियोडिक फंक्शन विद नो फंडामेंटल पीरियड। आई होप आपको ये वाली चीज जरूर समझ आ गई होगी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे, आप नोट कर लीजिए। अब हम पीरियोडिक फंक्शन की एक दो सिंपल प्रॉपर्टी करते हैं। अगर दो फंक्शन को ऐड कर दिया जाए तो दोनों फंक्शन का पीरियड कितना होगा एंड सो ऑन। उसके बाद हम पीरियोडिक फंक्शन के अच्छे 8-10 न्यूमेरिकल करेंगे। ये आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई आपकी। अगर मान लो fx एक ऐसा फंक्शन है जिसका पीरियड है t, अब मैं आपको बोलूं कि आप पीरियड निकालो इस फंक्शन का a टाइम्स f ऑफ ch प्लस d। आपको इस फंक्शन का पीरियड निकालना है। देखो fx का पीरियड अगर t है तो a टाइम्स ऑफ fx का पीरियड भी t रहेगा, है ना, ये चीज हमने सीख लिया। अब fx का पीरियड अगर t है तो f ऑफ cx का पीरियड कितना होगा? f ऑफ cx का पीरियड होगा t by c, है ना, t by c। अगर x के मल्टीप्लाई में कोई चीज है तो वो पीरियड के डिवाइड में आएंगे, t by c। अब इस चीज के अंदर आप d जोड़ दो। d जोड़ने का मतलब क्या है? आप उसको हॉरिजॉन्टली लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर रहे हो। d पॉजिटिव या नेगेटिव उसके ऊपर डिपेंड करता है। हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करने से पीरियड में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो a से पीरियड में कुछ फर्क नहीं पड़ा, b से कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ेगा कि जो आप वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में चीज ला रहे हो उससे ग्राफ क्या है, श्रिंक और स्ट्रेच हो जाता है हॉरिजॉन्टली। अगर a से ग्राफ क्या है, y एक्सिस में श्रिंक या स्ट्रेच होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इससे। तो ये आप प्रॉपर्टी नंबर मेंशन कर लो कि और सारे ट्रांसफॉर्मेशन से फर्क नहीं पड़ता, खाली x की वैल्यू मल्टीप्लाई होने से फंक्शन के पीरियड के ऊपर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। 7 अगर मान लो fx आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, f1x प्लस f2x, f1x प्लस f2x, दो फंक्शन का सम दे रखा है ना। और मैं आपको बोल दूं कि fx जो f1x जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है विद पीरियड t1। f1x एक पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड है t1। f2x दूसरा पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड है t2। सो फाइंड द पीरियड ऑफ fx। मान लो आप दो पीरियोडिक फंक्शन को ऐड कर रहे हैं, तो जो तीसरा फंक्शन आएगा, जो उनको ऐड करके फंक्शन आएगा, वो भी पीरियोडिक फंक्शन होगा, लेकिन उसका पीरियड कितना होगा वो हम इस रिजल्ट से पता कर लेते हैं। इसका पीरियड होगा
period of fx is equal to LCM of T1 and T2. LCM of T1 and T2 if f1 and f2 are not even functions. नॉट इवन फंक्शंस। इसका क्या मतलब है, अगर आपको f1x का पीरियड दे रखा है मान लो 3, f2x का पीरियड दे रखा है मान लो 6, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, तो fx का पीरियड हो जाएगा 6, लेकिन उसके अंदर कंडीशन है कि f1x और f2x दोनों फंक्शन इवन फंक्शन नहीं होने चाहिए, दोनों इवन नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर दोनों इवन है तो उसका कितना आएगा, पीरियड तो आएगा इसका हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। आप t1 t2 का एलसीएम ले उसका हाफ करें इफ दिस इज ए इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब जैसे mod sin x है, mod sin x आपने एक फंक्शन ले लिया, mod cos x एक फंक्शन ले लिया, दोनों इवन है, दोनों को ऐड करेंगे तो उस फंक्शन का पीरियड आएगा। मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बताता हूं, आप खाली ये प्रॉपर्टी लिखिए, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूं। fx sin x plus cos x, पहला एग्जांपल। दूसरा sin x plus cos x, है ना, यहां से आपको कुछ चीज क्लियर होगी। देखो sin x का पीरियड कितना है 2 पाई, f1 का पीरियड आ गया 2 पाई और cos x का पीरियड कितना है 2 पाई, दोनों का पीरियड 2 पाई, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 2 पाई, क्योंकि f1 और f2 आर नॉट इवन फंक्शन, दोनों इवन फंक्शन नहीं है, एक इवन हो एक ओड हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों इवन नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, sin x का मोड और cos x का मोड दोनों अपने आप में क्या है, दोनों अपने आप में इवन फंक्शन है, जिसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ, सॉरी देखो sin x का पीरियड कितना है 2 पाई, तो मोड ऑफ sin x का पीरियड कितना आ जाएगा पाई, ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी, मोड ऑफ sin x का पीरियड पाई, मोड ऑफ cos x का पीरियड भी पाई, अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा पाई, और उसका भी हाफ करना है आपको, तो ये आ जाएगा आपके पास पाई बाय 2। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट में बताया था, मोड ऑफ sin x का पीरियड होता है पाई और उसका भी आपको हाफ करना है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों अपने आप में इवन फंक्शन है। आप देख भी सकते हैं f ऑफ x plus पाई बाय 2 कितना आएगा, sin x plus पाई बाय 2 प्लस cos of x plus पाई बाय 2, है ना। इसको अगर आप सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा cos x और ये कितना आ जाएगा आपके पास sin x। तो आप देख सकते हैं कि f of x plus पाई बाय 2 किसके बराबर आ गया, खुद fx के बराबर आ गया, है ना। तो इसका मतलब इसका पीरियड कितना है पाई बाय 2। तो इस टाइप की चीजें, इस टाइप के जनरलाइजेशन आपको जरूर समझ आनी चाहिए। प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, तो भी सेम चीज रहेगी, एलसीएम ही लेना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप एक चीज सोचो कि एक फंक्शन अपने आप को पाई में रिपीट कर रहा है, एक अपने आप को 2 पाई में रिपीट कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम लोगे तो वो फंक्शन तभी रिपीट हो पाएगा ना जब बड़ा जो जिस फंक्शन का पीरियड ज्यादा है वो अपने आप को रिपीट कर लेगा ना। तो इस तरीके से फंक्शन का हमको एलसीएम लेना पड़ता है, ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। आप कहीं एलसीएम और एचसीएफ में कंफ्यूजन ना करते, फंक्शन का एलसीएम लेना है आपको। अगर दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दे रखे हैं तो ये वाली चीज आप खास ध्यान रखना, उस एलसीएम का भी आपको हाफ करना पड़ सकता है अगर दोनों फंक्शन इवन फंक्शन है एंड दोनों फंक्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो दोनों फंक्शन अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जैसे साइन और कॉस आपको पता है ना कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो उनका अगर आपको सम दे रखा है एक फंक्शन की फॉर्म में, तो उसका आपको उनके पीरियड्स का भी आपको एलसीएम का हाफ करना पड़ेगा। बस ये वाली चीज यहाँ पे की है, अदरवाइज एलसीएम लेना मोस्टली बच्चे याद रखते हैं। आइए, हमने पीरियोडिक फंक्शन की काफी सारी प्रॉपर्टी कर लिए, इसके ऊपर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं। ये वाली चीज नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन है फाइंड द पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन लिख रहा हूँ, उसको आपको पीरियड निकालना है। फर्स्ट फंक्शन है आपका sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। सेकंड है टेंजेंट 3x प्लस sin ऑफ x by 3, sin ऑफ x by 3। थर्ड फंक्शन है यहाँ पे
थर्ड फंक्शन है sin of 4x plus cos of 4x divided by sin of 4x minus cos of 4x का मोड plus sin of 4x plus cos of 4x, है ना। एक बार ये तीन फंक्शन का कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। देखो sin की पावर 4x plus cos की पावर 4x, सबसे पहले इसका पीरियड मैंने आपको बताया था sin की पावर nx, अगर n एक इवन इंटीजर है तो इसका पीरियड कितना आएगा, इसका पीरियड आएगा पाई, इसका भी पीरियड आएगा पाई। अब आपको क्या करना है, दोनों को एलसीएम लेना है, एडिशन लेना, तो दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो ये वाली चीज, sin की पावर 4 ये भी एक इवन फंक्शन है, ये भी एक इवन फंक्शन है, क्योंकि पावर इवन है ना, इवन हो जाएगा। तो इवन फंक्शन दोनों आ गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, साथ साथ हाफ भी करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन का पीरियड आएगा पाई बाई 2। इस तरीके से हम फंक्शंस के पीरियड निकालते हैं। आपको बेसिक फंक्शन जो है साइन कोस इनके पीरियड याद होना चाहिए। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट कि आप इसका स्क्वायर ओड पावर लेंगे, इवन पावर लेंगे, वो सब जनरलाइज्ड रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। टेंजेंट की पावर 3x, देखो इसका पीरियड कितना आएगा, टेंजेंट x का पीरियड आपको पता है पाई, और हमने x के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया होगा तो उसका पीरियड कितना आ जाएगा पाई बाई 3। हम वहां पे कितना करते थे, t बाई c करते थे ना, t बाई c करते थे, वो c यहां पे क्या है 3, तो इसका पीरियड आ गया पाई बाई 3। इसका पीरियड कितना आएगा, sin का पीरियड होता है 2 पाई, यहां पे हमने क्या किया हुआ है डिवाइडेड बाय 1 बाई 3। ध्यान से देखना, आपको यहां पे c कितना है 1 बाई 3, t अपॉन c ये किया हमने। हमको इनका एलसीएम लेना है, यहां पे तो दोनों ही ओड फंक्शन है तो डिवाइडेड बाय 2 का कैंसिल करेंगे। देखो अब मैं आपको इन फंक्शंस का एलसीएम लेने का सिंपल तरीका बताता हूं, पाई बाई 3 और ये है आपका 6 पाई, पाई बाई 3 और 6 पाई। इनका एलसीएम अगर आपको लेना है तो एक जनरल रिजल्ट लिख लो, उसके बाद आप एलसीएम ले सकते हो। अगर आपको इस पूरी चीज का एलसीएम चाहिए, a बाई b p बाई q x अपॉन y, है ना। अगर आपको इन तीन नंबर के एलसीएम चाहिए तो एलसीएम लेने का तरीका होता है एलसीएम ऑफ a p और x, जो न्यूमरेटर में होगा एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ b q एंड y। ये वाला रिजल्ट आप याद रख लें, ये वाला रिजल्ट आप याद रख लें। अगर आपको तीन रेशनल नंबर्स का एलसीएम लेना है तो इस तरीके से लेते हैं, जो न्यूमरेटर पार्ट में उनके एलसीएम ले लो डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में उनके आप एचसीएफ से डिवाइड कर दो। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, न्यूमरेटर में यहाँ पे पाई और 6 पाई, पाई और 6 पाई का एलसीएम कितना, पाई और 6 पाई का एलसीएम 6 पाई डिवाइडेड बाय 1 और 3, 1 और 3 में से एचसीएफ 1 और 3 का एचसीएफ 1, तो इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड होगा आपका 6 पाई, है ना। ये है एलसीएम लेने का तरीका। अगर आपको दो या दो से ज्यादा रेशनल नंबर दिख जाए तो, क्योंकि अदरवाइज मैंने कई बार देखा स्टूडेंट्स यूजुअली रेशनल नंबर के एलसीएम लेने में कंफ्यूज होते हैं। तो ये वाला रिजल्ट आप याद रख लो, अगर आपको रेशनल नंबर्स का एलसीएम लेना है तो आप ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ले लो, नीचे वाले सारे नंबर का एचसीएफ ले लो। आइए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले जो न्यूमरेटर पार्ट है, जो न्यूमरेटर पार्ट है उसका आपको निकालना है पीरियड। इसका पीरियड देखो, सबसे पहले sin 4x का पीरियड, sin 4x का पीरियड कितना आएगा 2 पाई बाय 4, क्योंकि 4x है 4 से डिवाइड कर दिया, sin का पीरियड 2 पाई होता है। अब उसका मोड ले लिया, मोड लेने का मतलब नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी तो पीरियड अपने आप में हाफ हो जाएगा। sin x का पीरियड अगर 2 पाई था तो मोड sin x का कितना आ रहा था पाई, तो यहाँ पे 2 पाई बाय 4, पाई बाय 2 तो उसका पीरियड पहले से ही है ना, पाई बाय 2 तो उसका पीरियड पहले से ही है। अब मोड लेने की वजह से उसका पीरियड हो जाएगा पाई बाय 4, तो sin 4x के मोड का पीरियड आ गया पाई बाय 4। सिमिलरली cos 4x का भी कितना आएगा पाई बाय 4, है ना। अब आपको इनका एलसीएम लेना है क्योंकि दोनों एडिशन में है। एलसीएम लेने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि कहीं दोनों इवन फंक्शन तो नहीं है, हां ये भी इवन है ये भी इवन है, तो एलसीएम लेने के साथ साथ इवन फंक्शन है तो 2 से डिवाइड भी होगा। तो ये आ गया आपका न्यूमरेटर पार्ट का पीरियड पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय 8। न्यूमरेटर पार्ट का पीरियड आ गया ये। डिनोमिनेटर को हम निकाल लेते हैं, sin 4x माइनस cos 4x। अब सोचो sin 4x माइनस cos 4x, ये वाली चीज अपने आपको कितने टाइम के बाद रिपीट करेंगे, sin 4x माइनस cos 4x। sin 4x का पीरियड पाई बाय 2 अभी निकाला, इसका भी पीरियड पाई बाय 2, और दोनों क्या है, दोनों इवन तो नहीं है, दोनों इवन फंक्शन बिल्कुल नहीं है, तो इनका पीरियड कितना आ जाएगा, बेसिकली इनका पीरियड आ जाएगा आपके पास पाई बाय 2।
और उसका मोड लिया तो पाई बाय 4, ये आ गया आपके पास पाई बाय 4। ये भी आपके पास कितना है, पाई बाय 4, क्योंकि प्लस माइनस में कुछ फर्क नहीं है। अब दोनों फंक्शन क्या है, ये पूरा फंक्शन अगर आप मिला लोगे तो इवन फंक्शन बनेगा। तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड कितना आ जाएगा, देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं। इस फंक्शन का पाई बाय 2, क्योंकि 2 पाई बाय 4, इसका पाई बाय 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, पूरे दोनों का एलसीएम पाई बाय 2, उसका मोड लिया तो मोड वाला कितना आ गया, पाई बाय 4, मोड लेने की वजह से हाफ होगा पाई बाय 4। सिमिलरली यहां पे आएगा पाई बाय 4, है ना, यहां पे भी आएगा पाई बाय 4। अब दोनों फंक्शन को अगर आप ऐड करोगे तो इवन फंक्शन आ रहा है, दोनों फंक्शन एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, 90 सब्ट्रैक्ट घटा के देखोगे तो पाई बाय 4 पाई बाय 4, उसका एलसीएम पाई बाय 4 और हाफ से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम में आ गया पाई बाय 8, इसका भी आ गया पाई बाय 8। अब न्यूमरेटर पार्ट भी अपने आप को पाई बाय 8 के बाद रिपीट कर रहा है, डिनोमिनेटर भी अपने आप को पाई बाय 8 के बाद रिपीट कर रहा है, तो पूरा फंक्शन अपने आप को कितने बार रिपीट करेगा, पाई बाय 8 के बाद। कहीं आप जल्दीबाजी में जो जो उसमें आके पाई बाय 8 से पाई बाय 8 कैंसिल, पीरियड आ गया 1, ऐसे नहीं होता है। अगर न्यूमरेटर वाला पार्ट अपने आप को कुछ इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, डिनोमिनेटर वाला भी सेम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, तो पूरा फंक्शन ही उसी इंटरवल से रिपीट हो जाएगा ना, वो पाई बाय 8 ये पाई बाय 8, पूरा फंक्शन आपका रिपीट होगा पाई बाय 8 इंटरवल के साथ। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4, fx is equal to x plus sin x, x plus sin x। देखो हमको पता है कि sin x तो एक पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन x एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। अगर आप x का ग्राफ बनाओगे तो इस टाइप से स्ट्रेट लाइन आती है, ये तो अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है ना, ये तो हर पॉइंट पे नई वैल्यू है इसकी, तो ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रही, ये फंक्शन पीरियोडिक है ही नहीं। तो अगर आप किसी नॉन पीरियोडिक फंक्शन के अंदर किसी पीरियोडिक फंक्शन को ऐड करोगे तो एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन रिजल्ट आएगा, इसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज दिस इज ए अपीरियोडिक फंक्शन या फिर नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ये वाला पार्ट आप अच्छे से नोट कर लो। अगर कोई नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, कोई पीरियोडिक फंक्शन है, आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं आएगा, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो। अगर आप किसी पीरियोडिक फंक्शन को किसी दूसरे नॉन पीरियोडिक फंक्शन के साथ कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन कर रहे हैं तो दोनों का रिजल्टेंट कभी भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं आ सकता है ना, ये वाली चीज आप नोट कर लो। बाई चांस ऐसा हो कि दोनों नॉन पीरियोडिसिटी वाली टर्म कैंसिल हो जाए तो वो एक एक्सेप्शन की तरह काम करेगा। जैसे मान लो x plus sin x, एक फंक्शन है x plus sin x, दूसरा फंक्शन आपने बना दिया minus x plus sin x। अब दोनों अपने आप में नॉन पीरियोडिक है, लेकिन दोनों को अगर आप सम करोगे तो माइनस x x से कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 2 sin x। 2 sin x अपने आप में पीरियोडिक है, तो इस टाइप के एक्सेप्शन आ सकते हैं, लेकिन एक नॉन पीरियोडिक दूसरे पीरियोडिक के साथ कभी भी आपका पीरियोडिक फंक्शन नहीं बनाएगा। दो नॉन पीरियोडिक मिलके एक पीरियोडिक आ सकता है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, दो पीरियोडिक मिलके हमेशा पीरियोडिक आएगा, एक पीरियोडिक एक एपीरियोडिक तो हमेशा एक अपीरियोडिक नॉन पीरियोडिक फंक्शन आएगा। ये वाले एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने 3-4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हमको इन सारे फंक्शंस का पीरियड निकालना है। fx = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो आपको पता है कि एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इस तरीके से होता है ना। एक बार इसका ग्राफ बना लेते हैं, बहुत सिंपल सा फंक्शन है वैसे तो ये x y, यहाँ पे 1 2 3 आप इंटीजर पॉइंट ले लो, -1 -2 है ना, इस तरीके से। अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो शायद आपको ग्राफ देख के आइडिया हो रहा होगा कि ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करता हुआ दिख रहा है, इस फंक्शन का फिक्स पैटर्न है, हर एक इंटीजर के बाद ये फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना आ गया, इस फंक्शन का पीरियड आ गया 1 का मतलब हर एक इंटीजर पे ये अपने आप को रिपीट करेगा, हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा। इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, आपको याद रखना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड होता है 1, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, हर एक इंटीजर पे अपने आप को रिपीट करता है। सेकंड पार्ट है x माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस बी। बी क्या है यहाँ पे, बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगेन जैसे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की चीज दिख जाए और सेम x दिख जाए तो आप क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड पता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे x की जगह x माइनस बी लिखेंगे, x माइनस बी, हमने b सब्ट्रैक्ट किया तो b ऐड भी करना पड़ेगा, b सब्ट्रैक्ट किया तो b ऐड भी करना पड़ेगा। अब देखो ये वाली चीज नंबर माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या रहेगा उस फंक्शनल का फ्रैक्शनल पार्ट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अब b चाहे कुछ भी हो, b चाहे कुछ भी हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अपने आप को हर एक इंटीजर के बाद रिपीट करेगा ही करेगा। तो इसका पीरियड आ गया 1। अब ये तो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन आप कुछ ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो क्या है फंक्शन ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा y एक्सिस पे, उससे पीरियड पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस फंक्शन का पीरियड भी आ गया 1। यहां पे देखते हैं -1 रेज़ टू पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक बार हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज का आईडिया ले लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या है, हमेशा 1 2 3, मतलब कोई ना कोई इंटीजर आउटपुट ही आता है, 0 -1 -2 इस तरीके से। तो अगर -1 की पावर इवन आई तो वैल्यू आएगी 1, अगर -1 की पावर ओड आई तो वैल्यू आएगी -1। अब इवन और ओड अपने आप में क्या है, दो नंबर के बाद रिपीट होते हैं, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर आएगी, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। उनमें से क्या है, आधे ओड इंटीजर होंगे आधे इवन इंटीजर होंगे, तो ओड इंटीजर पे इसकी वैल्यू रहेगी -1। देखो हम आपको इंटरवल लेके एक बार बता देता हूं, एक बार इसका ग्राफ बना लेते हैं हम, या इंटरवल लेके वैल्यू बता देता हूं, ग्राफ फिर आप खुद प्लॉट कर लेना। सपोज x जो है 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 0 -1 की पावर 0, -1 की पावर 0 कितनी वैल्यू होती है 1। किसी भी नंबर की अगर आप पावर 0 लो तो 1 आएगा। अब सपोज हमने नंबर ले लिया 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में इस इन सारे नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1, और -1 की पावर 1 लो तो आएगा -1। अब आप नंबर ले लो 2 से 3 के बीच में, इन सारे नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 2, -1 की पावर 2 कितना 1, है ना। तो आप देख सकते हो कि दो नंबर के बाद अपने आप 1 आ गया, 1 से हम 2 तक गए तो अपने आप आपका 1 आ गया। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितने टाइम बाद ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा, हर दो इंटीजर के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। आधे पे वैल्यू 1 आएगी, आधे पे इसकी वैल्यू 2 आएगी, ना। नेक्स्ट पार्ट है आपका टेंजेंट 3π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस cos स्क्वायर पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस, ये वाला थोड़ा रब कर देता हूं मैं, ऊपर वाले क्वेश्चन का पार्ट था e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/3। यहाँ पे आपको तीन अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, तीनों पीरियोडिक हैं, तीनों का अलग अलग पीरियड निकालते हैं और सम है बीच में, तो ऐसे ले लेंगे 3π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब कुछ सोचो आप इसका पीरियड कैसे निकालोगे। देखो टेंजेंट अपने आप को कितने टाइम बाद रिपीट करता है, पाई के बाद रिपीट करता है ना, पाई के बाद रिपीट करता है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसकी वैल्यू कुछ भी हो आएगी तो एक इंटीजर ही, इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 इस तरीके से आएगी। अगर ये वैल्यू कोई ओड इंटीजर आएगी, ये वैल्यू कोई ओड इंटीजर आएगी, मान लो 3 ले लिया आपने इसकी वैल्यू, तो 3 × 3 9π/2, 9π/2 के ऊपर टेंजेंट की वैल्यू डेफिनेटली क्या है, एक इंफिनिटी नंबर आने वाली है। 9π/2 के ऊपर टेंजेंट की वैल्यू इंफिनिटी आएगी। अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इवन आ गई, मान लो 4 आ गई, तो क्या है ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और टेंजेंट nπ की फॉर्म हो जाएगी, nπ की फॉर्म। टेंजेंट nπ कितना होता है अपने आप में 0। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की एक छोड़ के एक वैल्यू के ऊपर पहले इसकी ओड आएगी, फिर इवन, फिर ओड, फिर इवन, तो इन सारी ओड वैल्यूज पे टेंजेंट की वैल्यू इंफिनिटी और इन सारी इवन वैल्यूज पे टेंजेंट की वैल्यू 0। 1 पे इंफिनिटी, 2 पे 0, 3 पे फिर इंफिनिटी, 4 पे फिर 0। तो कितने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है वो, 2 के बाद, है ना, 2 के बाद। तो 2 के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड आएगा 2। सिमिलरली यहां पे हो जाएगा, जो मैंने लॉजिक यहां पे बताया ये वाला सिमिलरली आप सोच सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कोई ओड इंटीजर आई,
पाई 3 पाई 5 पाई, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी वैल्यू 1 है ना, इसकी वैल्यू 1। अगर क्योंकि cos स्क्वायर है -1 की स्क्वायर करोगे 1 ही हो जाएगा। अगर मान लो इसकी वैल्यू इवन है 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो cos वैसे ही 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1, तो इसकी वैल्यू 1 ही आ रही है। इस फंक्शन का पीरियड कितना होगा 1, क्योंकि ये हर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 3, इस फंक्शन का पीरियड कितना होता है 1, इस फंक्शन का पीरियड 1 होता है, लेकिन आपने x के साथ क्या किया, आपने x के साथ 3 डिवाइड कर दिया है। 3 डिवाइड करते हैं 1 को 1/3 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 3, है ना, t अपॉन 1 अपॉन c, क्योंकि यहाँ पे c कितना 1/3, तो t अपॉन 1 अपॉन 3, तो 3 ऊपर चला गया। इस फंक्शन का पीरियड हो गया 3। तीन फंक्शन है, एक का पीरियड है 2, एलसीएम लेना है आपको, एक का पीरियड है 1, एक का पीरियड है 3, तो इनका एलसीएम कितना है 6। इस पूरे फंक्शन का पीरियड है 6, इस पूरे फंक्शन का पीरियड है 6। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसी चीजें दिख जाएं या फिर फ्रैक्शनल पार्ट, तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, इवन ऑड वाला चक्कर काम करेगा। टेंजेंट के अंदर अगर आप ढंग से सोच सकते हैं, अगर आपको आइडिया लेना है कि हाँ ये फंक्शन अपने आप को 2 के बाद रिपीट कर रहा है, तो आप 3π/2 मतलब f of x plus t is equal to fx वाले तरीके से करके देखिए, ये 2 के बाद आपको सेम नंबर मिल जाएगा, है ना। ये वाली चीज आप नोट कर सकते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, f of x plus k plus fx is equal to 0 for all x belonging to real number and k belonging to positive real number, find the period of fx। क्वेश्चन है find the period of fx, आपको फंक्शन का पीरियड बताना है कितना है। देखो ये एक फंक्शनल इक्वेशन है, फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर मैंने आपको एक लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर करके दे रखा है, आप उस लेक्चर को जरूर देखें, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। फंक्शनल इक्वेशन में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने हैं, आपको कुछ इस टाइप की इमेज अपने दिमाग में बनानी होगी। फंक्शन का जब भी आपको पीरियड निकालना है, आपको इस तरीके से कुछ ना कुछ निकालना होगा कि f of x plus t is equal to fx। यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव साइन होना चाहिए, ये वाला t एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। अगर आप यहीं पे सोचेंगे कि इस fx को इधर छोड़ के हम इधर लाएं, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, वो हमारा पीरियड डिफाइन नहीं करता है ना, तो हमको कुछ इसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर पुट x की जगह x plus k, आप x की जगह x plus k पुट कर दो, क्योंकि हर x की रियल वैल्यू के लिए ट्रू है, तो x की जगह x plus k भी रख सकते हैं जब भी ट्रू होगा, तो ये हो जाएगा f of x plus 2k, आपने x की जगह रखा x plus k, x plus k plus k, x plus 2k, और ये हो जाएगा f of x plus k is equal to 0। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, x plus k कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा f of x plus 2k minus fx is equal to 0। अब माइनस fx का मतलब क्या है, इसको इधर ले लो, x plus 2k is equal to f of x, है ना। अब आपको ये चीज समझ आ गई, f of x plus t is equal to f x, कुछ उस फॉर्म का दिख रहा है, t की जगह यहाँ पे क्या है 2k, तो फंक्शन का पीरियड कितना आ गया, फंक्शन का पीरियड आ गया, आंसर आपका फंक्शन का पीरियड है 2k, और k पॉजिटिव रियल नंबर पहले दे रखा था, तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या मेरा पीरियड नेगेटिव ना आ जाए, पीरियड आपका हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, आपका आंसर है 2k। इसी टाइप से आपको इस फंक्शनल इक्वेशन का भी पीरियड निकालना है, फाइंड द पीरियड ऑफ fx इफ दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ इसी तरीके से जुगाड़ लगाते हैं। सबसे पहले क्या है, 2 4 6 इस तरीके का दिख रहा है, पुट x टेंड्स टू x plus 2, x की जगह x plus 2 रख दो हर जगह, यहाँ पे आ जाएगा x plus 2 plus x plus 6 is equal to x plus 4 plus x plus k, है ना। कुछ इस तरीके का आता हुआ दिखेगा आपको। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, क्योंकि मैंने एडिशन क्यों किया, क्योंकि इस बार इस साइड fx plus 6 है, दोनों को जोड़ेंगे तो इधर x plus 6 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा,
x प्लस 2 यहाँ पे, x प्लस 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 यहाँ पे, x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो fx टर्म बचेगी और एक x प्लस 8 बचेगी ना, दोनों को जोड़ दो आप, दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो fx प्लस f ऑफ x प्लस 4 प्लस f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 6, ये किसके बराबर आ गया, f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 6 प्लस f ऑफ x प्लस 4 प्लस f ऑफ x प्लस 8, है ना, ये इसके बराबर आ गया। तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आपका fx आ गया इसके बराबर f ऑफ x प्लस 8 के बराबर, जो यहाँ पे बचा था। अब आप क्लियरली देख सकते हैं fx fx प्लस t की फॉर्म में है, तो t आपका कितना आ गया, यहाँ पे t आ गया आपका 8, है ना, इस फंक्शन का पीरियड है 8। तो इस तरीके से फंक्शनल इक्वेशन का पीरियड निकालना आपको सिखा दिया मैंने। यहाँ पे हम फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर ये भी 2-3 अच्छे क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन आप एक बेसिक चीज समझ लो, आपको ये x की जगह x प्लस 2 रखना, x की जगह x प्लस k रखना, ये आएगा प्रैक्टिस से और खुद की जजमेंट से। आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे कि क्या रखने से मेरा fx fx प्लस t की फॉर्म में बन जाएगा और वहां से मेरा आंसर आ जाएगा t जो है मेरा पीरियड आ जाएगा। इस तरीके से आपको खुद सोचना पड़ेगा, इसके लिए कोई गोल्डन रूल नहीं है, पूरी दुनिया में कोई आपको इसका शॉर्ट तरीका नहीं बता सकता कि आप हर क्वेश्चन में x की जगह x प्लस अल्फा रख दो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं, आपको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कुछ ना कुछ चीजें सोचनी होंगी कि फंक्शन की इस तरीके की फॉर्म दे रखी है, क्या प्लस माइनस करने से आपका आंसर आएगा, है ना, ये वाली चीज नोट कर लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, फाइंड द पीरियड ऑफ fx if fx plus lambda is equal to 1 plus 2 of fx minus f square x for all x belonging to real number। आपको फंक्शन x fx का पीरियड निकालना है, f of x plus lambda इस तरीके से आपको दे रखा है, ये f square x का मतलब है कि fx का होल स्क्वायर, है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए हम पुट x is equal to x plus lambda, सबसे पहले आप ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन एक बार के लिए कर दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस लैम्डा माइनस f स्क्वायर ऑफ x प्लस लैम्डा, है ना, ये हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपने x की जगह x प्लस लैम्डा रख दिया। अब आपका काम ये है, जहां जहां पे भी f ऑफ x प्लस लैम्डा है उसकी वैल्यू आप यहां से उठा के इसके बराबर रख दें, तो आपके पास एक साइड x प्लस 2 लैम्डा एंड एक साइड खाली x की चीज बचेगी। अगर आप इसको ये वैल्यू रख के सिंपलीफाई करेंगे ऐसे, आपके पास लास्ट में कुछ इस तरीके की इक्वेशन बच जाएगी, आपको LHS साइड में खाली fx बचा हुआ दिखेगा, तो यहां से आप बोल पाएंगे कि फंक्शन का पीरियड कितना है, फंक्शन का पीरियड आ जाएगा आपके पास 2 लैम्डा, x प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू x आएगा, फंक्शन का पीरियड आ जाएगा आपके पास 2 लैम्डा। आपको f ऑफ x प्लस लैम्डा की वैल्यू यहां से ये वाली रख देनी है, यहां से आप इसका स्क्वायर भी करेंगे, आपके पास कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको एक बार खुद सब्स्टिट्यूट करके देखना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग-अलग तरीके से यहाँ पे √3 और इस तरीके से कई बार अलग-अलग फॉर्म में पूछा जा चुका है। आइए x - 1 x + 1 √2 fx, आप इस तरीके से देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहली चीज, कुछ नहीं आइडिया लगा तो x की जगह एक बार x + 1 रख के देख लो, x की जगह एक बार x + 1 रख के देख लिया आपने, क्या है x की जगह x + 1 रखने से f ऑफ x + 1 - 1, x बच जाएगा यहाँ पे हो जाएगा x + 1 + 1 x + 2 इज इक्वल टू √2 f ऑफ x + 1, है ना, ये आ गई। एक बार इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मार्क कर दो। इसके बाद यहाँ से तो अभी भी 3 टर्म बची है, कोई बात नहीं, एक बार x को x + 2 रख देते, एक बार आप x को x + 2 रख दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा f ऑफ x + 1 प्लस f ऑफ x + 3 इज इक्वल टू √2 टाइम्स f ऑफ x + 2, √2 टाइम्स f ऑफ x + 2। तो x + 2 इस टाइप से अगर आपको इक्वेशन दिख रही है
तो x plus 1 x plus 2 यहाँ पे आई हो आप अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो √2 कॉमन आएगा, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। एक बार x की जगह x plus 3 रख के देखते हैं, x की जगह x plus 3 रख लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा f of x plus 2 plus f of x plus 4 is equal to √2 times f of x plus 3, है ना। इस इक्वेशन में आपने x की जगह x plus 3 रखा, x plus 3 रखा आपने। अब आप क्या करो, अब आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। इस इक्वेशन को आप 2 मार्क कर लो, इस इक्वेशन को आप 3 मार्क कर लो। ऐड 1 एंड 3, 1 और 3 को आपने ऐड कर दिया। 1 और 3 को अगर आप ऐड कर देते हो तो कितना आएगा, f of x plus f of x plus 2 plus f of x plus 2 plus f of x plus 4, है ना। ये आ जाएगा आपके पास √2 टाइम्स f of x plus 1 plus f of x plus 3। अब देखो f of x plus 1 plus f of x plus 3 इसकी वैल्यू कितनी है, √2 टाइम्स f of x plus 2। तो ये हो जाएगा f of x, ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिख देता हूँ f of x plus 4, और ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ f of x plus 2 which is equal to √2 टाइम्स, देखो इसकी वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ रही है √2 टाइम्स f of x plus 2, है ना। ये हो जाएगा 2 f of x plus 2, ये भी आपको दे रखा है 2 f of x plus 2, दोनों कैंसिल, है ना। आपके पास बचा, मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे f of x plus f of x plus 4 is equal to 0, ये बच गया आपके पास। लेकिन यहाँ से भी अभी पीरियड का कुछ आइडिया लग रहा, अब ये को ट्रांसफॉर्मेशन करना बाकी है। x की जगह x plus 4 रख दो, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था x plus a वाला, तो f of x plus 4 plus f of x plus a is equal to 0। अब इसमें से आप ये वाली इक्वेशन घटा दो, f of x plus 4 कैंसिल हो जाएगा, f of x plus a minus f of x is equal to 0, ये इधर क्या हो गया is equal to f of x। तो f of x plus t किसके बराबर आ गया, f of x के बराबर आ गया, t की वैल्यू कितनी आ गई 8, फंक्शन का पीरियड आ गया 8, है ना। तो थोड़ी सी ज्यादा इक्वेशन लग रही थी, पूरे पीरियोडिक फंक्शन वाले टॉपिक का सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्या किया हमने बेसिकली यहाँ पे 3 ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग में कर दिए, x की जगह x plus 1, x की जगह x plus 2, x की जगह x plus 3, सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए ओरिजिनल इक्वेशन के ऊपर। तो हमने 1 और 3 को जब ऐड किया, 1 और 3 को ऐड किया तो हमको देखने में मिला कि जो हमारी RHS है हमारे इक्वेशन 2 की LHS निकली, हमारे इक्वेशन 2 की LHS निकली, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास ये इक्वेशन बच गई f of x plus f of x plus 4 is equal to 0। फिर हमने क्या किया, x की जगह x plus 4, x की जगह x plus 4 रख दिया। उसके बाद आपने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास f of x की वैल्यू आ गई f of x plus 8। ये वाला यहाँ से आपने क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन किया था f of x plus f of x plus k is equal to 0, तो यहाँ पे k की वैल्यू 4 है, वहाँ पे पीरियड कितना आएगा 2k, तो यहाँ पे पीरियड कितना आया 2 टाइम्स ऑफ 4 8। ये एक जनरल रिजल्ट है, अगर आपको याद रहे तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको प्रूफ करना भी एकदम आसान है। तो गाइस आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हमारा पीरियोडिक फंक्शन का कांसेप्ट कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिलेंगे। आप डेफिनेटली अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। वहां से आपको रेगुलर हर लेक्चर की डीपीपी एंड असाइनमेंट्स मिलते रहते हैं। डीपीपी और असाइनमेंट्स में पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर और अच्छे क्वेश्चन है, जिसके डाउट भी आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। विद इन अ डे हम आपको वीडियो सॉल्यूशन ऑफ डाउट सेंड करके देते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमको सजेशन दें एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सारी अच्छी वीडियो अपने नोटिफिकेशन बार में दिख जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।